हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना बेसिकली काइनेसोलॉजी में। हमारे पास चैप्टर 3 है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। दैट इज़ बेसिकली मेजरली सारी बेसिक्स, सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे इसमें डिटेल्स में बताए जाते हैं। लाइक क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एम्स हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रोल जो पेशेंट की रिकवरी में हमारे पास हेल्पफुल होता है, वेदर फ्रॉम इंजरीज, कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जो उसके एरियल्स को या डेली एक्टिविटीज़ जो फंक्शंस हैं या डेली फंक्शंस हैं उसके वो डिस्टर्ब कर रही है, अल्टर कर रही है, उन सब की रिकवरी के लिए। ठीक है, सो मेजरली अब आपको पता है एक्सरसाइज थेरेपी की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि हमने एक स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल यूज़ लेना होता है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का। ठीक है, ताकि हम रिकवरी जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा अच्छे से और प्रॉपर तरीके से जल्दी कर सके। ठीक है, चाहे वो इंजरी से रिलेटेड है या डिजीज से रिलेटेड है। अब क्या हुआ हमारे पास के पेशेंट की कंडीशंस जो हैं, ठीक है, जिनमें मेजरली क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि लॉस होगा या इम्पेयरमेंट आ जाएगी फंक्शन की। ठीक है, अब तो या तो फंक्शन कम्प्लीटली पेशेंट का ख़त्म हो गया या उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ गई, इम्पेयरमेंट आ गया, वो नॉर्मल नहीं रहा। ठीक है, सेकेंड वन वॉज दैट कि हमारे पास ये हो सकता है कि उसकी इंडिपेंडेंस रिड्यूस हो गया है। मे बी ये डिपेंड कर रहा है किसी और के ऊपर, अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने कपड़े चेंज करने के लिए, जैसे आप बेसिकली ड्रेस अप होते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉम्बिंग के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं डिफरेंट, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स के एग्जांपल ली जाए तो हमारे पास उनमें मेजरली यही चीज़ें डिफेक्ट हो रही होती हैं कि पेशेंट अपना हाथ मूव नहीं कर सक रहा होता। तो उन केसेस में वो क्या करते हैं कि वो अपनी ज़्यादातर डेली एक्टिविटीज़ की जो सारी रोज़ाना की जो ज़रूरियात होती हैं उनको बिल्कुल ही कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर चुके होते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्ली उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सक रहे होते, वो दूसरों पे डिपेंड करने लग जाते हैं इन कामों के लिए। ठीक है, सेन थर्ड वन वॉज कि हमारे पास कोई लिमिटेशन आ गई है। ठीक है, चाहे वो उनका काम है, चाहे वो उनकी रिक्रिएशन कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे अगर आपने केसेस सुने हो कि जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी वर्क प्लेस इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि वो रोज़ाना का जो ऑफिस वर्क होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है, ख़ास तौर पे कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट्स में। वो टाइप राइटर्स जो मेजरली होते हैं उनमें इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उनकी कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ड्यू टू एनी पेन रिस्ट्रिक्शन। आपके पास जो उसके कार्पल टनल की वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, टिंगलिंग और पेन की सेंसेशन, उसकी वजह से वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सक रहे जैसे वो पहले कर रहे थे। तो ये लिमिटेशंस को हमने तीनों चीज़ों को कवर अप करना है। ठीक है, या तो लॉस इम्पेयरमेंट हो गया फंक्शन का, या इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। ठीक है, थर्ड वन वॉज की लिमिटेशन आ रही है उनकी वर्क या रिक्रिएशन कैपेबिलिटीज़ में। अब हमारे पास की पॉइंट्स ये हैं कि मेजरली हमने क्या करना है, फंक्शन तो इम्पेयर हो चुका है लेकिन पेशेंट या तो बिल्कुल ही इनएक्टिव है, ठीक है, उसमें डिले रिकवरी है, या वो कंपनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स हो चुका है। ठीक है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादातर इनएक्टिव हो चुके होते हैं तो इनमें रिकवरी काफ़ी देर से आती है। कुछ में ऐसा होता है कि वो कंपनसेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं जो मेजरली मिलती जुलती होती है पर वो नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होती। ठीक है, तो आपने उनको रिकवर कराना है। तो इसका रिकवरी प्रोसेस ज़रा जल्दी अचीव हो जाता है, लेकिन जो पेशेंट बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, जो बिल्कुल काम नहीं करता, उसकी रिकवरी डिले होती है। ठीक है, तो मेजरली आपके पास ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके पास पता हो कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है और कितने अर्ली आपके पास जो है इफेक्ट्स आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब डिले रिकवरी है तो हर पेशेंट्स में ऐसा भी नहीं होता कि अब डिले रिकवरी है तो उसका बहुत ही डिले प्रोसेस हो, उसमें आप जल्दी भी अचीव कर लेते हो। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, लेकिन मेजरली आपके पास ये चीज़ें आ रही होती है। ठीक है, अब कंपनसेटरी मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे लेग इंजरी हो गई या कोई लेग फ्रैक्चर है या किसी भी चीज़ पे कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पेशेंट कंपनसेटरी लिम्पिंग से स्टार्ट कर देता है, उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही थी, वो लेग्स को इस तरीके से करता है कि वो कंपनसेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म करे ताकि उस जिस टांग पे उसको इशू आ रहा है, जिस लेग पे उसको इशू है, वो बहुत ज़्यादा उस पर वजन ना डाले। ठीक है, ऑल्दो ये टेम्परेली होता है लेकिन मेजरली क्या होता है कि अगर इसमें परमानेंट इफेक्ट आने लग जाए तो आपके पास पेशेंट की कंडीशन वैसी हो जाती है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक फिर रिकवरी बहुत स्लो प्रोसेस की तरफ चली जाती है अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इसको पेशेंट की मूवमेंट्स को ऐसे रहने दो। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट अगर आप पे जल्दी अप्रोच करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है ताकि वो रिकवरी के प्रोसेस को अचीव कर सके। मेजरली आपके पास जितना रिटर्न जल्दी आप जाना चाहते हो उतनी ही
पेशेंट को अर्ली आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। सो ज़्यादातर डिपेंडिंग यही होता है कि आपके पास जितना अर्ली पेशेंट अप्रोच करेगा उतनी अर्ली आप जो होती है पेशेंट की रिकवरी करवा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, जिनको हम लेटेस्ट स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। लेकिन मेजर इनका फैक्टर सबसे बड़ा यही होता है कि जितनी जल्दी आपके पास पेशेंट अप्रोच कर रहा है उतनी अच्छी रिकवरी हो जाती है। अब हमारे पास बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, हमारे पास हमने देख लिया कि हमारे पास एम क्या था, सॉरी, हमने एक्सरसाइज थेरेपी की डेफिनेशंस देख ली कि थी क्या, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए, किस तरीके से चाहिए, क्या-क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है, मेजरली। और फिर आप देखते हो कि लाइक अगर ये तो सारी चीज़ें आपके पास थी कि नॉर्मल वे ऑफ लिविंग, ठीक है। अब आपके पास थी कि एम्स क्या है आपके पास एक्सरसाइज थेरेपी के, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई एम्स चाहिए ठीक है, जिसके लिए पॉसिबली हमें ये चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब अप्रोच करो पेशेंट को तो आपको पता हो कि आपने क्या काम करना है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपके कुछ गोल्स होने चाहिए जब आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ एक्टिविटी को प्रमोट करना है, ठीक है। वेन एवर वेयर एवर ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा आपने जितना हो सकता है, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, जहाँ पर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हर तरीके से आपने पूरी करनी है। जितना हो सकता है इन एक्टिविटी के इफ़ेक्ट्स को कम करना है, और जितने अच्छे से आप प्रमोट करोगे एक्टिविटी उतनी जल्दी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वन वॉज कि हमारे पास कितने करेक्ट तरीके से, आप कितने अच्छे तरीके से मस्कुलर इन एफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर जितना जल्दी रेंज ऑफ मोशन पेशेंट अचीव कर लेगा विदाउट एनी डिले, उतनी आपके पास ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पेशेंट की रिकवरी करवा सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स अर्ली रिगेन करेगा तो अर्ली हमारे पास रिकवरी आएगी। तो आपने दूसरा काम काम क्या करना है, मसल्स के ऊपर काम करना है टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन जितने अच्छे से आप अचीव करवाओगे उतनी मेजरली आप डिले किए बगैर जितने अच्छे से इम्प्रूवमेंट आई उतने अच्छे से हमारे पास रिकवरी आई। और तीसरी चीज़ कि हमारे पास आपने इनकरेज करना होता है फंक्शनल यूज़, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेजरली आप समटाइम्स आप क्या करते हो कि मूवमेंट्स बता दी, आपने फ्लेक्शन करवा दिया, आपने एक्सटेंशन करवा दी, आपने पेशेंट को गाइड कर दिया किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा के बता के आपने हर तरीके से पेशेंट को बताया, ठीक है, आपने ये मूवमेंट इस तरीके से परफॉर्म करनी है। पेशेंट को जब तक आप उसके फंक्शनल यूज़ में ये सारी मूवमेंट्स ऐड नहीं करवाओगे पेशेंट प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आप मेजरली देखो तो आपके देसी कल्चर में आपके पास क्या होता है कि आपका पेशेंट काम नहीं करता, ठीक है। तो मेजरली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पेशेंट को प्रोवोक करना पड़ता है, आपको पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इसको ऐड करवाना पड़ता है एक्सरसाइज को, ताकि वो पेशेंट जितना हो सकता है अर्ली रिगेन कर ले। अब क्या है कि अब आपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप पेशेंट को बताते नहीं हो तो आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई। अब उस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आपने कुछ ऐसी मूवमेंट्स फाइंड आउट करनी है अपने फंक्शनल मूवमेंट्स में से जो पेशेंट की अभी तक अचीव नहीं हुई हुई, जो एरियाज उसके अफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ने अपनी क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है, और पेशेंट को वो खुद खाना है, वो नहीं खा सक रहा, उसकी प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं है लिम्ब की, तो आपने वो अचीव कराने के लिए क्या करवानी है कि आपने उसकी सारी बॉडी की मूवमेंट्स चेक करनी है कि वहाँ पे अब उसकी क्या क्या इफेक्ट है, कौन सी साइड के मसल्स टाइट हैं, कहाँ पे आपने काम करना है। फिर आपने एट दी एंड उनको क्या कराना है, ऐड करा देना है जब आप मसल्स को रिलैक्स या रेंजेस को आप अचीव कर चुके होंगे तब, ठीक है। फिर आपने पेशेंट की आपने क्या कराया कि एडीएल्स के अंदर या रोज़ाना के जो काम है उनके अंदर ऐड करा दी वो मूवमेंट्स, ताकि पेशेंट जितना हो सकता है अर्ली अचीव करे, ठीक है। अब आपने क्या किया, पेशेंट को इनकरेज किया कि आपने खाना खाना है और आपने स्पून को जितना हो सकता है पकड़ के अपने पास लेके जाना है। अब क्या होता है स्टार्टिंग में पेशेंट शायद ये इतनी जल्दी अचीव नहीं करता, तो आपने असिस्टेंस देनी है, पेशेंट को बताना है, उनके अटेंडेंस को गाइड करना है कि आपने किस तरीके से पेशेंट को असिस्ट करना है, कुछ खाते हुए या आपने किस तरीके से स्पून होल्ड करनी है, पेशेंट की ग्रिपिंग के ऊपर कैसे काम करना है, ये बहुत डिटेल प्रोसेस होता है, हर चीज़ इसमें ऐड होती है। तो आपके पास मेजरली एम्स ये 3 थे कि प्रमोट की एक्टिविटी, करेक्ट किया आपने मस्कुलर इनसफिशिएंसीज, ठीक है, लाइक आपके पास फुल रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट मोशन जो है वो अचीव कर सको, ठीक है। थर्ड वन वॉज कि आपने इनकरेज किया उसका फंक्शनल यूज़। अब क्या आती है आपके पास टेक्निक्स, ठीक है। मेजरली आपके पास टेक्निक्स क्या क्या हैं,
ठीक है। ओके, मेजरली हम पहले स्क्रॉल डाउन करते ताकि हमारे पास पता चल जाए। ओके, अब क्या हुआ कि हमारे पास टेक्निक्स जो थी एक्सरसाइज थेरेपी की, वो क्या थी कि हमारे पास दो तरीके से थी, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट्स और पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, एक तो वॉलंटरी होगी, ठीक है, जिनमें हम असिस्टेड, फ्री, एक्टिव असिस्टेड, और आप बेसिकली रजिस्टेड की बात करते हो। लेकिन इसके बाद आप इनवॉलेंट्री पे जब जाते हो तो आपके पास आती है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सेस जो आपके मेजरली होते हैं वो ऐड होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर। अब एक्टिव के अंदर ये जो सारी आपके पास मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, इनको हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कैसे है। फ्री वाला एक्टिव जो होता है वो पेशेंट खुद परफॉर्म करेगा, ठीक है, फ्री मूवमेंट। असिस्टेड में आप असिस्ट करते हो, ठीक है। असिस्टेड रजिस्टेड में आप समटाइम्स असिस्ट, आधी मूवमेंट असिस्ट की, आधी को रजिस्ट करते हो। फिर आपके पास रजिस्टेड मूवमेंट आती है। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस, यू नो दैट के रिफ्लेक्सेस कैसे परफॉर्म होते हैं हम वो और भी लेटेस्ट स्टेजेस में देखेंगे, लेकिन न्यूरो में भी आप लोगों ने देखोगे, और वैसे नॉर्मली भी आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें आगे एक बारी बारी डिस्कस करते हुए जाएंगे। पैसिव मूवमेंट्स ये होती हैं कि पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सक रहा। अब एज अ थेरेपिस्ट आपने काम किया, आपकी किसी मैकेनिकल डिवाइस ने जब काम किया, तो वो कहलाती है पैसिव मूवमेंट्स, ठीक है। और इन पैसिव मूवमेंट्स में एक होती है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स, जिनमें एसेसरी मूवमेंट्स आती हैं। दूसरी होती है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशंस, ठीक है, और ये भी आप परफॉर्म करवाते हो मैनुअली, या मैनुअली का मतलब मेजरली होता है थेरेपिस्ट खुद, ठीक है, या पेशेंट अपने दूसरे हैंड से भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि थेरेपिस्ट या डॉक्टर खुद करवा रहा होता है, तो इन केसेस में पैसिव मूवमेंट्स इनमें होती है, ठीक है। पोस्चर कंसिडरेशंस, ऑल मूवमेंट्स बिगेन एंड इन ए पोस्चर, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने एक स्पेसिफिक पोस्चर्स अडाप्ट करने होते हैं जिनमें आप पेशेंट की मूवमेंट करवाते हो। अब इसमें एक्टिव होता है कि लाइक पेशेंट का मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कितने अच्छे तरीके से होते हैं, कितनी मेजरली किस तरीके से मसल एक्टिवेट हो रहा है। और अगर तो पेशेंट आप इनिशिएट कर लेता है खुद से मसल की कॉन्ट्रैक्शन, तो वो मूवमेंट होती है एक्टिव। अगर तो उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिसकी जो बेसिकली स्टार्ट करने के लिए कोई भी मूवमेंट या मेंटेन करने के लिए कोई भी मूवमेंट, तो वो होती है पैसिव, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको मेजरली अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से था। ओके, मेजरली अब हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल्स जो इन इन टेक्निक्स के बिहाइंड हैं, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए आपको बेसिकली देखना होता है कि आपने मैक्सिमम एक्टिविटी पेशेंट की पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है, ठीक है। जितना बेटर पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उतना बेटर आउटकम होगा, ठीक है। सेकेंड वन वाज दैट कि कितने नेचुरल पैटर्न मूवमेंट्स के पैटर्न्स हैं, जितने ज़्यादा वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ या जितनी ज़्यादा वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को ऐड करेगा, रियल लाइफ टास्क करेगा, कंट्रोल करेगा मूवमेंट्स को, रिगेन करेगा अपनी स्ट्रेंथ को, उतनी जल्दी जो है वो रिकवरी का या उतनी जल्दी आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास मेजरली ये चीज़ थी। अब मसल की एक्टिवेशन हो तो मसल स्ट्रांग हो, जितना मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है ना मेजरली एक्टिवेट होती है, हमने हमने पहले भी पढ़ा मोटर यूनिट्स की वजह से। तो जितने ज़्यादा एक्टिवेट होंगे मोटर यूनिट्स, जितने अवेलेबल मोटर यूनिट्स जितनी जल्दी एक्टिवेट होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास हेल्पफुल होगी। अब स्ट्रॉन्गर होगी रेजिस्टेंस तो स्ट्रॉन्गर होगी कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेंथनिंग के मामले में, ठीक है। क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में रेंज ऑफ मोशंस अचीव करानी है तो आपने स्ट्रेंथनिंग की तरफ नहीं जाना होता, ठीक है। आपने वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं देनी, आपने सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाते हो, जब आपने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस देते हो। रेजिस्टेंस मेजरली कोई भी फोर्स या कोई भी लोड होता है जो आप किसी भी मसल के ऊपर डाल रहे होते हो, ठीक है। अब वीक मसल्स हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग की तरफ, ठीक है, तो आप क्या करते हो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे, उसको इंक्रीज करते जाओगे, उसकी रिपीटिशंस में ऐड करते जाओगे। लेकिन ये लेटेस्ट स्टेजेस में होता है, स्टार्टिंग में आप इतनी अर्ली स्टेजेस पे ये काम नहीं करते, ठीक है, कि आप आहिस्ता आहिस्ता इनको ऐड करवाते जाते हो। टाइट मसल्स के लिए आप स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराते हो ताकि आपके लिए जल्दी जॉइंट की मोबिलिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फंक्शनल टास्क जो होते हैं मेजरली आप क्या करते हो पेशेंट के एफर्ट के ऊपर करते हो।
जितनी आप उस मूवमेंट को पर्पसफुल बनाओगे, पेशेंट की एडियल्स में ऐड करवाओगे, उतनी जल्दी पेशेंट अचीव करेगा स्मूथ मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट और बेसिकली जल्दी फास्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो आप जितना हो सकता है इन चीज़ों को ईडीएल्स में पेशेंट की रोजाना की एक्टिविटीज़ में उनको ऐड करवाते जाओ, ठीक है। इन केस एक्टिव मूवमेंट अगर पॉसिबल नहीं है या कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें आप परफॉर्म नहीं करा सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, कंप्लीटली आप बिल्कुल आपको मना होता है कि आपने एक्टिव मूवमेंट्स नहीं करानी। समटाइम्स अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूँ तो कुछ कार्डियक सिचुएशंस होती हैं, पोस्ट सर्जिकल सिचुएशंस होती हैं जिनमें आप नहीं करवा सक रहे होते हो सर्जरी के बाद। तो आप क्या करते हो, फिर उनमें पैसिव मूवमेंट्स को यूज़ करते हो ताकि मसल की एक्सटेंसिबिलिटी को आप मेंटेन रख सको और जितना हो सकता है प्रिजर्व रख सको जो उसकी नॉर्मल जॉइंट की मूवमेंट है। इसके बाद जब पेशेंट खुद ब खुद थोड़ी बहुत रिकवरी करेगा तो वो मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अचीव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपने उस जगह को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना कि वो इमोबिलाइज हो जाए, वो बिल्कुल अपने मूवमेंट से रह जाए, ठीक है। आपने उसकी स्टिफनेस को प्रिवेंट करना है, मसल की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करना है ताकि आप प्रॉपरली पेशेंट की मूवमेंट्स को अचीव करा सको। तो आपको पता चल गया एक्सरसाइज थेरेपी ने वाइटल रोल प्ले किया किसमें, रिकवरी में। आपकी रिकवरी में, पेशेंट की रिहैबिलिटेशन में जितना हो सकता है पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट देखो, पार्टिसिपेशन देखो, गोल डायरेक्टेड रखो, नेचुरल मूवमेंट्स रखो, ठीक है। फिर इसके बाद पेशेंट को आप एक्टिवली जितना हो सकता है इनकरेज करो, ठीक है। ये मेजर चीज़ थी कि हमारे पास हमने पेशेंट की जितनी हो सकती है उस रिकवरी को आपने अचीव कराना है, ठीक है। हमने मेजरली एक्टिव और पैसिव जब हमने मूवमेंट की डिस्कशन की तो हमने देखा कि पोस्चर कैसे अचीव करवाया, पोस्चर की कैसे अचीवमेंट देखी हमने, फिर उसके बाद हमने टेक्निक्स की मेजरली जो प्रिंसिपल्स थे ना उन सारों को देख लिया था। अब आपके पास ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं आपको रिटेन रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है। आपके पास बायोमैकेनिक्स में, थेराप्यूटिक्स में, मैनुअल थेरेपी में, आपके पास हर जगह ये सारे मेजर प्रिंसिपल्स जो होते हैं बार बार आते हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखते रहना है कि लाइक हाँ इस तरीके से था, स्टार्टिंग में आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और ये आप कितनी डिटेल की तरफ जा रहा है, आपने इसकी डिटेल्स में जाना है। मेजर कॉन्सेप्ट आपका काइनेजोलॉजी बना चुकी होती है, आपने आगे इसकी डिटेल्स को डिस्कस करना होता है कि आपके पास अब किस तरीके से जा रहा है। पेशेंट को एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करवाना है एक्सरसाइज थेरेपी में, ये काम जो होता है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपका होता है। समटाइम्स पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट तो कर रहा होता है लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा होता, और पार्टिसिपेशन के लिए बहुत डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं, जो हम बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप एजुकेशन में बायोमैकेनिक्स को देखोगे, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस को देखो, मैनुअल थेरेपीज को देखोगे, फिर आप बेसिकली पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्शंस करते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से पेशेंट को इनकरेज करना कराना होता है एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। सो मेजरली ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए हमारे पास इफेक्टिव है, और मेजर इंट्रोडक्शन था हमारे पास एक्सरसाइज थेरेपी का, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बेसिकली हम पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं हम वो देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय।